वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेंटोर फॉर यूपीएससी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ओरिएंटेशन लेक्चर देखेंगे हम इंडियन पॉलिटी का। बात करेंगे कि इंडियन पॉलिटी ये जो सब्जेक्ट है जिसे हम यूपीएससी के एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, पूरी इसकी एनालिसिस कर डालते हैं, पूरी खोजबीन कर डालते हैं इंडियन पॉलिटी की। क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम इंडियन पॉलिटी? तो आज इस वीडियो में, इस ओरिएंटेशन सेशन में कंप्लीट एनालिसिस होगा कि हाउ टू स्टडी पॉलिटी फॉर यूपीएससी। मैं हूं चिरायु और आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम समझें कि पॉलिटी को कैसे पढ़ना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, सबसे पहले तो इस चीज की समझ बहुत जरूरी है कि पॉलिटी है क्या। पॉलिटी जिसे हिंदी में बोलते हैं राज व्यवस्था। क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा आप लोग, ठीक है? गंदी लगेगी, बर्दाश्त करिएगा इसको। ओके, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिटी है क्या। देखो, पॉलिटी के बारे में सबके एक अलग थॉट्स होते हैं। कई बार तो लोग इसे पॉलिटिकल साइंस समझ लेते हैं, जो कि अलग चीज है। पॉलिटिकल साइंस इज टोटली अ डिफरेंट थिंग, पॉलिटी एक अलग थिंग है। पॉलिटी क्या है, इसे शॉर्ट में समझाने की आपको कोशिश करता हूं। देखो, पॉलिटी एक ऐसे लोगों का ग्रुप है, ऐसे आप समझ सकते हो, लोगों का ग्रुप, इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप, आप ऐसे कह सकते हो कि इट इज अ ग्रुप। क्या? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपुल और इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नेंस करते हैं। जो क्या करते हैं? गवर्नेंस करते हैं, जो शासन करते हैं। ठीक है, जो गवर्न करते हैं, उनका एक ग्रुप है। ये एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। पॉलिटी क्या है, समझना इस बात को कि पॉलिटी एक आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी। इसमें ऐसे लोग होते हैं जो गवर्न करते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि चलाना कैसे है सिस्टम को, जो ये डिसाइड करते हैं कि कैसे कोई सिस्टम वेल टू डू स्थिति में कार्य करेगा। समझ रहे हो आप? तो पॉलिटी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। इट्स एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर ऑथोराइज्ड फॉर गवर्नेंस, जो गवर्नेंस के लिए ऑथोराइज्ड होते हैं, जो गवर्न करते हैं। जैसे अब देखो, इसको थोड़ा सा और समझते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर एक कोई कंपनी है और उसमें 4 पोस्ट है, मान लो, ठीक है, एमडी हो गया, एक पोस्ट सीईओ की हो गई, एक पोस्ट मान लो क्या बोलते हैं एचआर की हो गई, और एक पोस्ट और कोई हो गई, मान लो सीआर हो गई, बीआर हो गई। आप एक पोस्ट बना डालो अपने से, ठीक है? तो अब मान लो कंपनी में 4 टॉप पोस्ट हैं जो किसी कंपनी को गवर्न कर रहे हैं, तो वो उस कंपनी की पॉलिटी है। समझ रहे हो? पॉलिटी का मतलब यही नहीं कि एक देश की सरकार, पॉलिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता। पॉलिटी का मतलब किसी कंट्री की गवर्नमेंट नहीं होती। पॉलिटी का मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपुल हु नो, या आप ऐसा कहो कि हु हैव द अथॉरिटी टू गवर्न, हु हैव द अथॉरिटी टू गवर्न, जो ऑर्गेनाइज होते हैं गवर्न करने के लिए। चलो, ये तो हो गई पॉलिटी पे बात। अब इस पे बहुत ज्यादा हमें बात नहीं करनी, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इंडियन पॉलिटी को क्यों पढ़ते हैं हम यूपीएससी के लिए? सबसे अहम सवाल। यूपीएससी में कुछ भी पढ़ो ना, कुछ भी आप यूपीएससी के सिलेबस में पढ़ो, इतना तो क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि ये पढ़ क्यों रहे हैं भैया, इसकी जरूरत क्या है। आईएएस बनने के लिए पॉलिटी क्यों पढ़ना? आईएएस बनने के लिए हम डांस करके आईएएस क्यों नहीं बन सकते? गाना गा करके आईएएस क्यों नहीं बन सकते? पॉलिटी पढ़ना क्यों जरूरी है? समझ रहे हो? तो इसकी एक समझ रखना बहुत जरूरी है। यूपीएससी अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। हर एक चीज आपको एकदम से क्लियर होनी चाहिए यूपीएससी की डिमांड के हिसाब से। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, एक जो आईएएस ऑफिसर होता है, एक जो आईएएस ऑफिसर होता है, इस पद का या ये जो व्यक्ति होता है, उसका कार्य क्या होता है? देखो, आईएएस ऑफिसर का एक बहुत सिंपल सा कार्य है, बहुत ही सिंपल, मतलब कॉम्प्लेक्स है इन नेचर, पर अगर समझने के लिए समझा जाए तो इनको बस एक ही काम करना होता है कि गवर्नमेंट और लोग, दो चीजें हैं, ठीक है? किसी देश में दो हम ऐसे सेक्शन में बांट देते हैं कि एक तो है गवर्नमेंट और एक है लोग। एक जो शासन कर रही है और एक जिस पे शासन हो रहा है, ठीक है? गवर्नमेंट एंड पीपुल, ये 2 चीजें हैं। अब आईएएस ऑफिसर का एक सिंपल सा काम होता है कि गवर्नमेंट और पीपल, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है उसमें बैलेंस बना रहे, उसमें बैलेंस बनाना, ये काम होता है एक आईएएस ऑफिसर का। यानी गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है रूल करने की, इट्स ओके, बट गवर्नमेंट का कोई भी लॉ या कोई भी चीजें लोगों का
जो अधिकार है या लोगों की लाइफ को गलत तरीके से ना प्रभावित करे, और लोगों के जो अधिकार हैं, लोग जिस तरीके से अपनी फ्री लाइफ जी रहे हैं, वो गवर्नमेंट के शासन करने में बाधा ना बने, तो मतलब निगेटिव तरीके से। यही है आईएएस ऑफिसर का काम। आईएएस ऑफिसर को अगर हम समराइज करें उसके काम को, तो ये कह सकते हैं कि वो एक एजेंट है गवर्नमेंट और पीपल दोनों के बीच इंटरैक्ट करने का। दोनों के बीच अंतर क्रिया जो होती है ना, गवर्नमेंट पीपल से कैसे इंटरैक्ट करेगी? आईएएस ऑफिसर्स की मदद से। लोग गवर्नमेंट से कैसे इंटरैक्ट करेंगे? आईएएस ऑफिसर की मदद से। समझ गए आप? अब इंडियन पॉलिटी का क्या वेटेज है, क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे एग्जाम में? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि तीनों स्टेज में इंडियन पॉलिटी का एक बहुत अहम रोल है। प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू स्टेज में भी। पॉलिटी आपको सबसे पहले अवेयर कराती है कि लोगों के राइट्स क्या हैं, लोगों की ड्यूटीज क्या हैं, और लोगों का भारत देश, क्योंकि इंडियन पॉलिटी हम पढ़ेंगे तो भारत देश के नागरिक होते हुए हमारी जिम्मेदारियां क्या है, इसकी जो जागरूकता है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका जो नॉलेज है, वो हमें इंडियन पॉलिटी पढ़ने से आएगा। समझ रहे हो? अगर इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ी तो आपको नहीं पता होगा कि आपके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। फिर आप वही आम भीड़ का हिस्सा हो जाओगे जो इसी देश में रहते हुए ना ही अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाते हैं, ना ही अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाते हैं। ठीक है? अब दूसरा एक क्या इसका पॉलिटी पढ़ने का एक जरूरी एस्पेक्ट है, वो ये है कि आपको ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से एक लोकतंत्र, एक डेमोक्रेसी में एफिशिएंट फंक्शनिंग करती है। इस चीज का आपको एहसास होता है, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाउ डज गवर्नमेंट प्लेज इट्स रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। और जब आप गवर्नमेंट के कार्य और लोगों के राइट्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अवेयर होंगे, तभी आप गवर्नमेंट और लोगों के बीच एक बेस्ट एजेंट के रूप में काम कर पाएंगे, एक आईएएस ऑफिसर के रूप में काम कर पाएंगे। बस यही वजह है कि इंडियन पॉलिटी हम पढ़ते हैं, और इंडियन पॉलिटी को पढ़ना बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। क्वेश्चंस डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इंडियन पॉलिटी के सेक्शन से आते हैं तीनों ही स्टेजेस में। अब हम थोड़ा सा ईयर वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, तो इससे हमें इंडियन पॉलिटी का जो सिग्निफिकेंस रहा है प्रीलिम्स के पेपर में, वो हमें देखने को मिलेगा। 2012 से अगर 2021 तक के डेटा को देखा जाए, 21 तक के डेटा को देखा जाए, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो कि 13 से 15 क्वेश्चन ये इतने हर साल डायरेक्टली पॉलिटी से आ रहे हैं। अगर 2022 के पेपर को अभी देखें, जो अभी हुआ, इसी ईयर हुआ, 5 जून को हुआ, तो उसमें पॉलिटी से लगभग 12 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आए। एक सरप्राइज एलिमेंट यूपीएससी ने ऐड किया। यूपीएससी जैसा हर साल करता है ना, यूपीएससी ने कहा लो भैया अब हमसे खेल के दिखाओ। यूपीएससी ने क्या कर दिया कि उसमें करीब 4 से 5 क्वेश्चन यूपीएससी ने, ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चन यूपीएससी ने इनडायरेक्टली पॉलिटी से दे दिया। मतलब जैसे आप कह सकते हो कि गवर्नेंस का क्वेश्चन दे दिया, आईआर का क्वेश्चन दे दिया, है ना। तो अगर आपकी पॉलिटी पे मजबूत पकड़ है तो 17 से 18 क्वेश्चंस आपके आए, और अगर मजबूत पकड़ रही आपने इसमें से 13 से 14 क्वेश्चन लगा दिए, तो भैया समझो कि आपकी नैया पार, है ना। यू डिड वेल, आपने अपना काम कर दिया। तो पॉलिटी का इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है। 25% ऑफ द वेटेज एक तरीके से अगर कहो तो लगभग 22 से 25% आपके प्रीलिम्स का पॉलिटी कवर कर लेता है। तो पॉलिटी को कवर करना बहुत जरूरी है, और जिस हिसाब से मैं बताऊंगा, जिस हिसाब से हम आपको समझाएंगे, या आपकी भी जो समझ होगी उसको मिलाकर के हम लोग इसे कवर करेंगे, ठीक है। अब इंडियन पॉलिटी के अगर मेन सोर्सेज की बात की जाए तो देखो, सोर्सेज सभी को पता होते हैं, उस पर कोई खास चर्चा मैं नहीं करूंगा कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या पढ़नी है। सबसे पहले तो जानो कि इंडियन पॉलिटी के लिए 2 चीजें बड़ी मस्ट है। एक इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, एक ऐसी किताब है जिसको कोई स्किप नहीं कर सकता, पढ़ना जरूरी। क्या मैं बोलूंगा कि इसको नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, है ना। काफी अच्छी बुक है, साधारण तरीके से लिखी गई है। सबसे बड़ी इसकी बात कि इंडियन पॉलिटी को जिस तरीके से समझाया जा सकता है उस तरीके से किताब लिखी है, इसलिए इसे पढ़िए। और एनसीईआरटीज में स्पेशली क्लास 11th की एनसीईआरटी वो जरूर पढ़िए, मेंस के लिहाज से काफी काम आती है, ठीक है। एनसीईआरटी जो क्लास 11 है ये आपको मेंस के लिहाज से काफी काम आएगी। तो ये दोनों जो सोर्स हैं, इन दोनों का ख्याल रखना है। बाकी जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं वो तो आप पढ़ते हो। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हुए हम इस चीज को समझेंगे कि पॉलिटी में समझने के लिए, देखो पॉलिटी को अगर हमें समझना है तो हमें 3-4 चीजों को समझना पड़ेगा कि पॉलिटी को पढ़ने के लिए 3 से 4 चीजें ऐसी हैं जिन पे हमें ध्यान देना है, जिन पे हमें फोकस करना है। पहला पीवाईक्यूज, सबसे पहला आप ये काम करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एनालिसिस करनी है कि यूपीएससी पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस को कैसे पूछ रही है, यानी ट्रेंड्स का आपको पता होना चाहिए। अभी मैं इस क्लास के लास्ट में कुछ ट्रेंड्स के डिस्कस करूंगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के और मेंस के उस पर भी डिस्कशन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। दूसरा जो पोर्शन होता है, दूसरा जो पॉलिटी के लिए आपको जरूरी चीज है वो ये है कि कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स दोनों पे पकड़ होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पे ही सिर्फ पकड़ है, यानी सिर्फ आपको यही पता है कि राइट टू लाइफ क्या है और आपको ये फैक्ट नहीं पता कि राइट टू लाइफ किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रोवाइडेड है, तो भैया नैया आपकी डूब गई। ओके, यानी कहने का मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स दोनों पे पकड़ की जरूरत है। अगर आप पॉलिटी को पकड़ना चाहते हो, अगर आप पॉलिटी पे एक कमांड बनाना चाहते हो, तो कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स दोनों आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, दोनों पे आपकी जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज ये, पॉलिटी में डायनेमिसिटी काफी इन्वॉल्व है। पॉलिटी में कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के जो मुद्दे आते रहते हैं ना, वो पॉलिटी में चीजों को चलाते रहते हैं, केस आते रहते हैं, मामले होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं, एक्ट होते रहते हैं, ये सारी चीजें जो है ना, ये डायनेमिसिटी के अंतर्गत आती है। इनका पॉलिटी से बहुत ज्यादा लिंकेज अक्सर देखने को मिलता है और अक्सर प्रीलिम्स के क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहां से ही आते हैं। अब चौथी चीज जो आपको करनी है, पीवाईक्यूज को आपने खूब एनालिसिस किया, कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स पे आप पकड़ बनाएंगे, डायनेमिसिटीज पे एकदम लगे रहेंगे। जब आप न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वहां पे पॉलिटी के स्टैटिक टॉपिक से जोड़िए। आपने सबरीमाला मंदिर विवाद सुना तो आप तुरंत जोड़िए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां से फिट बैठ रहा है, पॉलिटी में कहां कहां किस चैप्टर में इसका रेफरेंस आएगा। ऐसे ही हो रही है यूपीएससी की पढ़ाई। यूपीएससी की पढ़ाई आप ऐसे मत समझना कि करंट अफेयर 10 पॉइंट रट लिए काम हो गया, नो नॉट एट ऑल, ऐसे तो काम बनना ही नहीं है। नेक्स्ट चीज ये है मल्टीपल रिवीजन। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, कोई भी सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी हो, ये एक मस्ट कंपोनेंट है। मल्टीपल रिवीजन आप करो, और मैं तो कहूंगा कि पढ़ाई करते हुए, यूपीएससी जैसे एग्जाम की पढ़ाई करते हुए जिसकी यात्रा इतनी लंबी होती है, जिसकी तैयारी इतनी लंबे समय के लिए होती है, वहां पर रिवीजन एक मल्टीपल रोल प्ले करता है। डेली रिवीजन करो, भले 4 घंटे पढ़ना है, आप पढ़ो 3 घंटे, लेकिन रिवीजन रोजाना 1 घंटे करो। उससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होगा। तो रिवीजन एज अ मस्ट कंपोनेंट। अब हमने अभी तक चर्चा कर ली इंडियन पॉलिटी क्या है, इंडियन पॉलिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं, और इंडियन पॉलिटी पढ़ते वक्त हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना होगा। पीवाईक्यूज, कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स, डायनेमिसिटी और मल्टीपल रिवीजन का ध्यान रखना होगा। अब हम प्रीलिम्स में पूछे गए 1-2 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, मेंस पे 1-2 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि यूपीएससी पॉलिटी में कैसे फंसाने की कोशिश करता है। तो इसको पूरा अच्छे से ध्यान से समझो, एनालाइज करो, ताकि आप यूपीएससी के जाल में ना फंसो, आप यूपीएससी के जाल से बाहर निकल के आओ। ठीक है, तभी आप बनोगे वीर योद्धा और तभी आपका होगा सिलेक्शन। ओके, आइए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया अभी इस साल के पेपर में कि परसुएंट टू रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सान्याल कमेटी, मतलब एच.एन. सान्याल कमेटी के परसुएंस में अगर हम देखें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 दिस वाज पास्ड। ठीक है, इन्होंने ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने ये शक्ति दे रखी है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये शक्ति है कि अगर उनका कंटेम्प्ट किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है जो उनकी गरिमा है उसको, यानी मान लो उन्होंने कोई निर्णय दिया और आप उसको अपोज करते हो, तो उनके पास ये पावर है कि वो आपको सजा सुना सके। और नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइल्स सिविल एंड क्रिमिनल कंटेंट, कि भारत का जो संविधान है ये सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेंट को परिभाषित करता है। फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी इंडिया में अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉ बनाने हैं तो वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले तो ये समझो कि इसका जो पहला स्टेटमेंट है ना, ये हो सकता है आपने पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, याद ना हो,
ये सबके बस की बात नहीं है, और इतना मेमोराइज करना भी दिमाग का काम है, इतना मेमोराइज करना भी पॉसिबल नहीं है। इसको अभी देखना बंद करो, इसको अभी देखना बंद करो, मतलब इस फैक्ट को देखना बंद करो। एच.एन. सान्याल कमेटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, इसको देखना बंद करो अभी, ठीक है। एक ओवरऑल नजरिए से अगर आप देखोगे तो चौथे स्टेटमेंट पे आप एकदम श्योर हो सकते हो। क्यों श्योर हो सकते हो? इंडिया में कोई भी लॉ बनता है तो वो लॉ कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में बनता है, पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। तो चलो एक चीज तो क्लियर है कि चौथा स्टेटमेंट सही है, ओके। फोर्थ स्टेटमेंट सही। अब अगर फोर्थ स्टेटमेंट सही है तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, और चौथा ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे या तीसरे स्टेटमेंट पे। दूसरे स्टेटमेंट पे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। अगर पॉलिटी आपने पढ़ी है, इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत साहब को आपने पढ़ा है और मल्टीपल रिवीजन किए हैं, तो भैया आपके लिए आसान है। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को क्या देता है? पावर, कि ऐसा है आपका कोई कंटेम्प्ट करता है ना, चढ़ा दो उसको। कहाँ चढ़ा दो? मतलब पनिशमेंट दे दो उसको। और आर्टिकल 215 ये हाई कोर्ट को देता है, ये बोलता है कि ऐसा है अगर आपका कोई कंटेम्प्ट करता है तो आप उसको क्या कर दो? सजा दे डालो, है ना। कौन सी सजा? जैसा आपका मन हो, ठीक है। अब सजा का मतलब फांसी की सजा भी नहीं दे सकते, मतलब नहीं देते, बट हाँ जो भी आपका मन हो, ओके। तो यहां से क्या हुआ कि दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि ऑप्शन 2 एंड 4 आर राइट। ऑप्शन 2 एंड 4 ऐसा कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ बी में मिलता है, तो आंसर बी आपका एकदम सही हो गया। क्या हो गया? सही हो गया। अब इसको चेक भी किया जा सकता है। चेक कैसे कर सकते हो आप? अब यही है, यही सब आपको दिमाग लगाना होता है। देखो कैसे दिमाग लगाओगे। पहला और जो तीसरा स्टेटमेंट है ना, दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि एच.एन. सान्याल कमेटी की रिपोर्ट के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया, यानी एच.एन. सान्याल कमेटी की रिपोर्ट आई तब जाकर के सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है या क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, इन पे बात की गई। और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि संविधान शुरू से ही सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? कंट्राडिक्टरी हो गए। क्या हो गए? कंट्राडिक्टरी। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात ही नहीं की गई है, बिल्कुल नहीं की गई है। तो इस तरीके से तीसरा आप समझ जाओ कि यहां पे लफड़ा है, यहां पे लोचा है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया। तो ये एक एलिमिनेशन का तरीका भी है, एक समझ से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, और यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। आपको वहां पे ऐसी ही मेंटेलिटी के साथ काम करना पड़ता है। अगर आप सोचो कि हम रट के जाएंगे, रट्टा मार के जाएंगे और उगल के चले आएंगे, उल्टी करके चले आएंगे, तो ये संभव नहीं है कि आप यूपीएससी निकाल लो। ये मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं। आपको बुरा लगे, आई डोंट केयर, बट मैं ये आपको सच्चाई बात बता रहा हूं, एकदम सच्ची बात बता रहा हूं, ठीक है। सच्ची बात ये है, यूपीएससी अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करता है। यूपीएससी आपसे उम्मीद रखता है कि आपका दिमाग एकदम शार्प है, आपको समझ है चीजों की। और वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले दिन से समझ नहीं आती है ना, धीरे धीरे डेवलप करो। पढ़ाई करते करते धीरे 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 अपने दिमाग में ये बातें क्लियर रखो कि यूपीएससी अंडरस्टैंडिंग मांगती है, मुझे समझ डेवलप करनी है, और मैं वो समझ डेवलप कर लूंगा। और एक बात मैं आपसे वादा करता हूं कि मेंटोर फॉर यूपीएससी की टीम आपके साथ इतना डेडिकेटेड तरीके से काम करेगी कि वो समझ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। इस चीज का मैं वादा करता हूं कि हमारी तरफ से आपको कोई कमी नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमने इतनी कम फीस में इतने क्वालिफाइड एजुकेटर्स लाए हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपके लिए है, रिवॉल्यूशन लाने के लिए है। और उम्मीद है कि इस रिवॉल्यूशन में एक सही तरीके से आप पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन मिनिस्टर को 4 रैंक में डिवाइड करता है। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अगर आपने लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है तो दूसरा स्टेटमेंट आराम से यहां आंख बंद करके आप बोलोगे कि जय हो महादेव की, एकदम सही है, ठीक है। ओके, आप दूसरा स्टेटमेंट बोलोगे एकदम सही है। पहले स्टेटमेंट को आओ देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है कि इंडियन मिनिस्टर को 4 रैंक में बांटा गया है। अब यहां पे देखो, यहां पे आपको क्या सेंस लगाना है। न्यूज देखते हो कभी तुम लोग? न्यूज
है ना, न्यूज़ जरूर देखते होगे। अब यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, न्यूज़ तो देखते ही होगे, भले गलती से देखो, जानबूझकर देखो, देखते तो होगी। तो वहां पे आपने कभी, जब ऐसे आप सुनोगे ना, ऐसे खबर सुनाई जाती है, नमस्कार, आज कैबिनेट मिनिस्टर ने ये बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, उन्होंने ये फैसला लेते हुए कहा कि ये चीज़ें निंदनीय हैं, ठीक है, ये मैं एक्टिंग करके आपको बता रहा हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं। तो वहां पे आपने कभी कैबिनेट मिनिस्टर का नाम जरूर सुना होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री का नाम जरूर सुना होगा, और डेप्यूटी मिनिस्टर ये भी सुना होगा, लेकिन कभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं सुना होगा। तो यहां से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको आप कॉमन सेंस से लगा सकते हो, अंडरस्टैंडिंग से लगा सकते हो, और यूपीएससी के क्वेश्चंस ऐसे ही लगाए जाते हैं। स्पेशली इसीलिए मैंने इन दो क्वेश्चंस का एग्जाम्पल लिया। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग, दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट्स द बेसिक नीड विच यूपीएससी वांट्स फ्रॉम यू, जो यूपीएससी आपसे चाहती है, समझ, अंडरस्टैंडिंग। आइए एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 2021 के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, और ये क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. अब देखो, जब मेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे हम टर्म्स पे अपनी निगाह रखते हैं, शब्दों पे अपनी निगाह रखते हैं। निगाह मतलब दिमाग भी रखते हैं, निगाह ही नहीं कि क्वेश्चन देख डाला, आधे घंटे घूर दिया, पूरी आंसर सीट, क्वेश्चन सीट फट गई, है ना, वो निगाह नहीं। निगाह का मतलब ये है कि अपना दिमाग वहां पे लगाते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इसको समझना है, बोल रहा है, और दूसरा बोल रहा है एक्सप्लेन। टर्म का यूज किया गया है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का ये मतलब है कि भैया ऐसा है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल, अब देखो जब हम मेंस पोर्शन में आएंगे तो हम आपको समझाएंगे कि टर्म्स का क्या मतलब होता है, कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं, जब एक्सप्लेन होता है, एग्जामिन होता है, जस्टिफाई होता है। एक्सप्लेन में क्या करते हैं, जब एक्सप्लेन शब्द दिया है तो इसका मतलब यूपीएससी आपसे उस टर्म की या उस चीज की एक तो एक्सप्लेनेशन मांग रही है, ठीक है, जो आप एक्सप्लेनेशन दोगे, और उसके साथ साथ इस क्वेश्चन के अगर आप सेकेंड पार्ट में देखोगे तो रिलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस के साथ उसको जस्टिफाई करने को बोल रही है ना, एग्जाम्पल्स मांग रही है, एक्सप्लेनेशंस प्लस एग्जाम्पल्स, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब ये जो बोला गया है कि हाल फिलहाल के जुडिशियल डिसीजन, यानी हाल फिलहाल में कोर्ट्स ने क्या जजमेंट्स लिए हैं, इसको देखते हुए आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के डॉक्ट्राइन को, के सिद्धांत को एक्सप्लेन करिए। इसका मतलब यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स में हुई, करंट में हुई घटना, उनका जिक्र करना है और उनका सहारा लेते हुए आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है। समझ में आई आपको बात? क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन की डिमांड को समझना बहुत जरूरी है। इन द लास्ट, एक बार फिर से, ये मैं बहुत बार दोहरा चुका हूं, फिर से इस सेशन में दोहरा रहा हूं कि सारा खेल समझ का है। आइए देख लेते हैं। तो यहां पे देखो क्या बात है कि सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब होता है संवैधानिक नैतिकता। क्या होता है? संवैधानिक नैतिकता। अब संवैधानिक नैतिकता या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक प्रिंसिपल है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनसे एडहेरेंस रखना, उनसे एडहेयर होके रहना, या आप यूं कहो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक क्या मोरल है, ठीक है, सोसाइटी के मुताबिक नहीं, संविधान के मुताबिक क्या नैतिक है और क्या अनैतिक, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। संविधान की जो आत्मा है, संविधान की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो कहीं से भी उनको क्षति ना पहुंचने पाए, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी जो है, ये संविधान में कहीं डिफाइन नहीं की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है, लेकिन संविधान के कुछ हिस्से इसके बारे में साफ साफ इंडिकेशन देते हैं, जैसे प्रियम्बल से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक आइडिया लगता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, आप ऐसे अपने आंसर की शुरुआत करोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैज नोवेयर बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट्स आइडिया is quite much reflected from preamble, DPSP, FR, fundamental rights and all those. फिर उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिफाइन करोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी is nowhere defined, but it means that
adherence to the basic principles of constitution, ensuring that the basic principles of constitution are not nowhere broken, है ना, मतलब उन पे कभी भी क्षति उनको नहीं पहुंचाई जाती, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ऐसा नहीं होता कि वो अफेक्टेड हो नेगेटिव तरीके से, तो इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब हमें लास्ट में क्या करना है, मतलब यहाँ पे लिख के थोड़ा बहुत और बातें करनी है, और लास्ट में जुडिशियल डिसीजंस की मदद से हमें जस्टिफाई करना है। तो हाल के कुछ केसेस मेंशन कर दो। देखो हाल के कुछ केसेस में अगर हम देखें तो आपको याद होगा, याद नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, समझो हाल के केसेस में क्या है। होमोसेक्सुअलिटी पे एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है ना। देखो आईपीसी की जो धारा है 377, इंडियन पिनल कोड की जो आर्टिकल है 377, ये कहता है कि मतलब ये क्या करता है ना कि होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम मानता है। क्या मानता है? क्राइम मानता था, अभी नहीं। तो ये एक्चुअली ऐसा है, ये आईपीसी की सेक्शन 377, मैं पूरा थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। आईपीसी का आर्टिकल 377 कहता है कि अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशन अगर बनाया जाए, अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशन, तो 10 साल या लाइफ टाइम या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, गंभीर सजा हो सकती है। और उसमें यह डिफाइन किया गया है कि एनिमल के साथ सेक्स करना एक अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशन है, किसी इमैच्योर, है ना, नाबालिग के साथ सेक्स करना एक सेक्सुअल क्राइम है, अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशन है, और सेम जेंडर के साथ सेक्स करना ये भी अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशन है। यहीं पे सारा बवाल हुआ जब बात की गई सेम जेंडर सेक्स। सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बेसिस पे देखा जाए तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये साफ साबित करती हैं कि सेम जेंडर का सेक्स इज नॉट अ क्राइम, उसके लिए सजा नहीं दी जा सकती। क्यों? हमें राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है। जिस प्रकार से किसी को भी अपने सेक्सुअल रिलेशन या सेक्सुअल पार्टनर को चुनने का अधिकार है, समलैंगिकों यानी होमोसेक्सुअल्स को भी अपने पार्टनर को चुनने का अधिकार है। यह उनकी राइट टू प्राइवेसी में भी आता है। और राइट टू लाइफ यानी डिग्निटी से जो लाइफ जीने का अधिकार है, गौरवपूर्ण जो जीवन जीने का अधिकार है, उसके अधिकार के अंतर्गत भी ये आता है कि हम जो है, हम ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत देश के सारे नागरिकों को ये सारे राइट्स उपलब्ध हैं, तो ये होमोसेक्सुअल्स को भी होने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। क्यों होने चाहिए? क्योंकि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। जिस प्रकार से सबको ये राइट उपलब्ध हैं, उन्हें भी ये राइट उपलब्ध होने चाहिए। तो ये एक हाल फिलहाल का जुडिशियल डिसीजन था जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, डॉक्ट्राइन को समझने में हेल्प करता है। इसके अलावा सबरीमाला मंदिर केस तो आप सभी जानते होंगे, काफी ज्यादा पॉपुलर था। तो इन 1-2 केसेस का मेंशन करके आप इसको अच्छे से समझा सकते हो, और ऐसे आपने समझा लिया तो आपकी कहानी बन गई। बन क्या गई? यूपी की लैंग्वेज में अगर बोले, मैं यूपी से हूं, तो अगर ऐसी लैंग्वेज में बोले तो बोलेंगे कहानी सज गई। ठीक है, जोरदार, या फोड़ दिया, है ना, फोड़ के रख दिया। तो ऐसी कहानी आपको बनानी है, ऐसी चीजें आपको करनी है, इस हिसाब से आपको पढ़ना है। इस सेशन में, ओरिएंटेशन लेक्चर में, हमने इस बात पे चर्चा की कि पॉलिटी हम कैसे पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, समझ में आई होंगी, और आप अपनी जो डायरेक्शन है पॉलिटी को पढ़ने की, कुछ इसी हिसाब से रखोगे। बाकी पेड कोर्सेज में जो हमने शुरू किया है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, उसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट, सारी क्लासेस मिलेंगी। जुड़िए हमारे साथ इस रिवोल्यूशन में। अपने दोस्तों को भी बताइए कि मेंटोर फॉर यूपीएससी की टीम लेके आई है इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल, है ना, ऐसा आप कह सकते हो, मोस्ट अफोर्डेबल यूपीएससी का कोर्स, और क्वालिटी के टर्म्स में तो आप देख ही रहे हो हमारी टीम। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब कोर्स के अंतर्गत। थैंक यू अगेन।